नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं Hits9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। भारतीय जनता पार्टी की समस्त चुनावी रणनीति बनाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यदि विधायक दल का नेता चुनने के लिए हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाना पड़े तो स्वाभाविक है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब अमित शाह किसी राज्य में पर्यवेक्षक बनकर पहुंच रहे हैं और ये पहला राज्य कोई और नहीं है बल्कि दिल्ली या सटा या यूं कहें कि दिल्ली से सटा हरियाणा है, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और संपन्न हुए हैं। भाजपा की राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का दायित्व ग्रहण समारोह है और इससे एक दिन पहले भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके पीछे मुख्यमंत्री पद के लिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी को माना जा रहा है। पार्टी हाईकमान को ऐसा लगता है कि भाजपा विधायक दल की बैठक में विज और इंद्रजीत के समर्थक विधायक कोई खेला कर सकते हैं जिन्हें सिर्फ शाह ही काबू कर पाएंगे। अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी हरियाणा का पर्यवेक्षक बना दिया गया है। चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। उनके नाम को लेकर पार्टी में किसी तरह का विवाद अथवा संशय नहीं था। अंबाला छावनी के 7वीं बार विधायक चुने गए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जताकर पार्टी के सामने नया संकट खड़ा कर दिया था। आरंभ में विज की इस दावेदारी को चुनाव जीतने की रणनीति से साफ तौर पर जोड़कर देखा गया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी जब अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताई तो पार्टी ने इस दावेदारी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। भाजपा को इस चुनाव में 48 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत से 2 सीटें अधिक हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, जिसके बाद उनके पास 51 विधायक हो चुके हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की दूसरी परेशानी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बढ़ा दी है, जिनकी निगाह लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पर टिकी हुई है। इंद्रजीत जब भी मौका मिलता है उनको तो वो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी नहीं छोड़ते हैं। अहरवाल में राव इंद्रजीत भाजपा का बड़ा नाम है। राव 2 बार महेंद्रगढ़ व 4 बार गुरुग्राम से सांसद बन चुके हैं। इस बार आपको बता दें कि उनकी बेटी आरती राव अटेली से विधायक चुनकर आई हैं। राव की पसंद के हिसाब से इस बार भाजपा ने 8 टिकट दिए हैं, जो सभी चुनाव जीत कर आए हैं। इस बार अहिरवाल बेल्ट से भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 सीटें जीती। दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत पिछले कई दिनों से सक्रिय हैं। राव की इस सक्रियता को अपनी बेटी आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अहिरवाल बेल्ट का अहम रोल माना जा रहा है। साल 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में यहाँ की 8 सीटें आई, तो इस बार 2 सीटों की बढ़ोतरी देखने को मिली। सीटों के इसी बड़े ग्राफ का श्रेय राव इंद्रजीत सिंह लेने में लगे हुए हैं। रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले में पार्टी ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। इन दोनों ही जिलों में बादशाहपुर सीट को छोड़कर तमाम सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह की पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिए गए हैं। राव इंद्रजीत के पास 9 विधायकों का समर्थन है। बादशाहपुर सीट से चुनाव जीते अब नरवीर सिंह को राव इंद्रजीत के धुर विरोधियों में गिना जाता है। शनिवार को राव इंद्रजीत ने एक ट्वीट करके सफाई दी कि उन्हें 9 विधायकों के साथ अलग गुट के रूप में पेश किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। हरियाणा की राजनीति को बहुत नजदीक से समझने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस बारे में प्रधानमंत्री को साफ तौर पर अवगत कराया था, तो उन्होंने अपने प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर हरियाणा भेज दिया। अमित शाह राजनीति के ऐसे चाणक्य माने जाते हैं कि यदि किसी ने उनके सामने नायब सिंह सैनी के समांतर आवाज बुलंद करने की या फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताने की कोशिश भी की तो मौके पर ही उसकी बोलती बंद करने की बड़ी ताकत रखते हैं। पार्टी का यह भी मानना है कि अमित शाह के सामने ऐसी कोई जरूरत भी नहीं कर सकता जिसके बाद विवाद खड़ा हो सके, या फिर विवाद खड़ा होने से पहले ही उसको दबाने की रणनीति के तहत अमित शाह को हरियाणा भेजा चुका है, ताकि बिना किसी विरोध के, बिना किसी संशय के नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुन ले। तथा आपको इसी बीच जानकारी दे दें
17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी राज्य के सीएम पद की शपथ आराम से लेने वाले हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार को स्वीकार नहीं कर पा रही कांग्रेस ने अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी का सीधा आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिखी है। जानकारी अनुसार 20 विधानसभा सीटों पर फिर से मतगणना कराने की मांग करते हुए कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज होने पर बड़ा सवाल उठाते हुए छेड़छाड़ का संदेह जता दिया है। कांग्रेस ने जिन विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा मतगणना कराने की मांग की है उनमें पानीपत का शहर शामिल है, होडल का शामिल है, वल्लभगढ़, फरीदाबाद, एनआईटी, नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल एससी, कालका, इंद्री, बड़खल, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बरवाल, उचानाकाला, धरौड़ी, कोस्टी और बादशाहपुर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पार्टी का दावा यह भी है कि 8 अक्टूबर को मतगणना वाले दिन ही जिस दिन मशीनों में गड़बड़ी की खबर सामने आई उन सारे वोटों को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया गया। इसलिए इन सीटों पर दोबारा मतगणना कराई जानी चाहिए। साथ ही इन सभी सीटों की वीवीपैट की भी पर्चियों को मिलाना चाहिए ताकि ईवीएम से कहीं ना कहीं उसको मिलाकर देखा जाए और पता लगाया जाए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि चुनाव आयोग को तुरंत इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। पोस्टल बैलेट की गणना में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन ईवीएम से मतगणना के बाद चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे। उन्होंने ये भी कहा कि छल कपट के बावजूद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के लगभग बराबर मत प्रतिशत हासिल कर लिया है। इसी तरह कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा कि कुछ ईवीएम की बैटरी 99% थी और उनमें ही कांग्रेस को हराया गया है। जिनकी बैटरियां 60 से 70% चार्ज थी उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया जा चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयबान ने भी आरोप लगाया कि चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम को हैक कर लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि जो घमंड करता है उसका पतन अवश्य है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह का घमंड दिखाया उसका जवाब हरियाणा की जनता ने मुंह तोड़ तरह से दिया। जलेबी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के नेता हरियाणा में जलेबी बनाकर चले गए और अब कांग्रेस जलेबी की फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढती नजर आ रही है। राहुल गांधी को ये भी नहीं पता कि जलेबी आखिर बनती कैसे है। उन्होंने जलेबी का डिब्बा देखा और ऐसा समझ लिया कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है। हमें समझना चाहिए कि हरियाणा की महिलाएं जलेबियां अपने घरों में ही बना लेती हैं। उसके लिए फैक्ट्री जाने आने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। साधारण सा हलवाई भी जलेबी बना लेता है क्योंकि हमारे यहाँ जलेबी खाने का रिवाज है। जलेबी का रस हरियाणा की जनता को रास आ जाता है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आता। वहीं आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश की नई नायब सिंह सैनी की सरकार शपथ ग्रहण समारोह में अब बेहद शामिल होने वाली है। नायब सिंह सैनी शपथ लेने वाले हैं। परेड ग्राउंड में ना होकर ये त्योहार जैसा बनाने वाला दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 में होगा। दशहरा ग्राउंड में मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी सहित अन्य मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। इसी ग्राउंड में वर्ष 2014 में मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की भी शपथ ली थी। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इसी ग्राउंड में नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। भाजपा द्वारा पहले परेड ग्राउंड सेक्टर 5 को शपथ ग्रहण समारोह के लिए चुना गया, लेकिन वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, कम थी और इसके चलते शपथ ग्रहण का स्थान बदल दिया गया। दावा ये किया जा रहा है कि दशहरा ग्राउंड में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इस भव्य समारोह में हाल ही में जिन 25,000 युवाओं को नौकरियां दी जानी है उनके परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह में शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर बड़े नेताओं को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है। हर जिले में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को भी निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस समारोह में लेकर आना सुनिश्चित करने वाले हैं। जानकारी दे दें कि इस ग्राउंड में शनिवार को भव्य दशहरा समारोह आयोजित किया गया था। वहीं इसी बीच रात 8 बजे आदर्श रामलीला कमेटी और माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने दशहरा कमेटी द्वारा सामान समेटना भी शुरू कर दिया था। इस ग्राउंड में पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां जारी हैं। देखना अहम है कि आने वाले समय में हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भले ही जीत चुकी है, नायब सिंह सैनी शपथ लेने वाले हैं। आखिर परिस्थितियां हरियाणा की कैसे बदलती नजर आएंगी। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।